सिर्फ ग्लूकोज अकेला नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक पूरा परिवार होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, दिमाग में तुरंत ग्लूकोज आ जाता है, पर एनसीईआरटी और नीट के लिए कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, एक पूरा फैमिली है और इस फैमिली को पहचाना जाता है कार्बन एटम्स की गिनती से। आज हम देखेंगे 3 से 7 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स। ये क्लासिफिकेशन सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, नीट ट्रैप बनाने के लिए हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था स्मॉल एंड लार्ज में, जहाँ स्मॉल में 3 टाइप्स आते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डेराइव मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। और लार्ज कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, अगेन ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड और एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइड हेडिंग बना लेते हैं मोनोसैकेराइड का। ठीक है, हमने यहाँ पे साइड हेडिंग बना लिया है मोनोसैकेराइड का। ठीक है, अब इसके बारे में हम पहले एक लाइन लिखते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें शुगर का सिर्फ एक यूनिट होता है। ठीक है, ये एक यूनिट क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। पहले इसके डेफिनेशन को लिखते हैं कि मोनोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल शुगर यूनिट। ठीक है, क्या हमें याद रखना है, मोनोसैकेराइड, मोनो कहने का मतलब है एक, सैकेराइड कहने का मतलब है चीनी, मतलब एक चीनी, मतलब चीनी का एक यूनिट, सिंगल शुगर यूनिट। ठीक है, तो ये सिंगल शुगर यूनिट क्या होगा, ये सिंगल शुगर यूनिट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज होगा, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज होगा, या फिर उनका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इस सिंगल शुगर यूनिट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक मोस्ट फेमस शुगर जिसका नाम है ग्लूकोज, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें बेटा, तो इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और समझने के लिए हम कार्बन के एटम का एक स्ट्रेट चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, है ना, हमें ये समझना होगा और मैं आगे समझाऊंगा भी। यहाँ पे बस मैं ऊपर बता दे रहा हूँ कि ग्लूकोज जो है वो अल्डोज डेरिवेटिव है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमेशा इसके फर्स्ट कार्बन पे रहेगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, वो हमेशा उसका टर्मिनल पोजीशन रहेगा कार्बन चेन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को इतना समझा दे रहा हूँ कि आपको बायोमोलिक्यूल समझ में आने लगे। ठीक है, फर्दर डिटेल में ये बायोमोलिक्यूल्स में इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब होगा क्या कि ये जो कार्बन है इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, लाइकवाइज 4 5 एंड 6। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया था, डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं CHO। ठीक है, CHO। तो ये इसके एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या हमने सीखा था कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, मतलब हाइड्रोक्सी कहने का मतलब है OH कैसा है, पॉली है, मतलब बहुत सारे OH के हमें क्या देखने को मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी थर्ड पोजीशन कहने का मतलब है ये वाला। ठीक है, इसकी थर्ड पोजीशन पे बेटा जो OH है वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, OH, और बाकी जितनी पोजीशंस बच गई यहाँ पे, वहाँ पे जो OH है वो जो है इसके राइट पोजीशन पे होगा। OH 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 OH। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ठीक है, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है रेस्ट अदर एटम्स के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन की, इस वाले कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। एक हाइड्रोजन इसको और मिल जाए तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा। इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया और इसकी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इसी तरह, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, है ना, लिखने में गलती हो गया था। OH तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड था, तो यहाँ पे फिर राइट साइड में OH नहीं होगा, ठीक है। तो जो थर्ड पोजीशन पे OH के साथ इसकी बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए हैं, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। अगर इसको एक हाइड्रोजन और मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगेन 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसी तरह फोर्थ कार्बन की हम बात करें तो 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक H और लगा देंगे, तो अगेन अब 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। 5वें नंबर पे देखते हैं, 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। और जो लास्ट में 6th नंबर पे कार्बन है, यहाँ पे 1 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत और है। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें, 2 हाइड्रोजन इस तरह से लिख दें, ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली H2 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन क्या हो गया है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये है 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो क्योंकि अभी हम इसको सीख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम H2 ऐसे नहीं लिख करके हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अब फिर हम कार्बन की वैलेंसी गिनते हैं, 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। या फिर इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है। तो इस पूरे को हम लोग, है ना, लास्ट वाले कार्बन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा, हम लोग सीख रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक एक एटम को अलग अलग करके लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे से बातें समझ में आए। जब हम सीख जाएंगे फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, COH और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने क्या डेफिनेशन देखा था कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, जिसको हम लोग कहते थे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब एल्डोज वाला डेफिनेशन सेटिस्फाइड। दूसरा डेफिनेशन क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सी के OH के पॉली मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक OH ये हो गया, OH 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 OH, 5 मॉलिक्यूल्स हैं OH के, और ये सब क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी के बहुत सारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो हमने ग्लूकोज बनाया है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज का एग्जाम्पल है। तो इसके नीचे हम लोग इस बात को भी लिखते हैं, ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब है इसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। एल्डोज कहने का मतलब है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये है ना, हमने जो कहा कि मोनोसैकेराइड के पास शुगर का एक यूनिट होगा, ठीक है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये शुगर के एक यूनिट, मतलब ग्लूकोज के एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में क्या होगा, हमेशा शुगर का एक यूनिट होगा। तो यहाँ पे जिस एग्जाम्पल को हमने लिया था वो था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज में ग्लूकोज का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम लोग ग्लूकोज के पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है। और अगर फ्रक्टोज के हम लोग सिंगल शुगर यूनिट को बनाने की कोशिश करें तो अगेन सेम प्रिंसिपल से हम लोग चलेंगे। पहले क्या करेंगे, कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5
6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कीटोन ग्रुप को फिट करेंगे। तो हमें ये बात याद रखना होगा बेटा कि कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा। जिस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे था, उस तरह से कीटोन ग्रुप यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा। कीटोन ग्रुप जो है वो बीच में होगा, और यहाँ पे जिस पोजीशन पे कीटोन होगा वो जो है पोजीशन नंबर 2 है। ठीक है, और पोजीशन नंबर 2 पे कीटोन को आने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि जो कीटोन का स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखेंगे, मतलब कार्बन के साथ मिल करके इसने कीटोन बना दिया है। ठीक है, अगेन इसकी थर्ड पोजीशन पे जो है बेटा OH लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, बाकी इसकी जितनी भी पोजीशन बच गई वहाँ पे जो OH है वो राइट साइड में होगा। ठीक है, ये OH हो गया। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अगेन नहीं हम लिख रहे हैं राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है। फोर्थ पोजीशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन OH OH OH। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन है 1 2, अगर इसको 2 हाइड्रोजन और मिल जाते हैं तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे कार्बन जो है उसको देखें तो 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 सेटिस्फाइड है। थर्ड नंबर पे जो कार्बन है 1 2 3, तो इसको एक और हाइड्रोजन दे देते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है इसकी 1 2 3 वैलेंसी, 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक हाइड्रोजन और दे देंगे। फिफ्थ नंबर पे अगेन जो है वहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो इसको हम एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दे देंगे। और जो सिक्स्थ नंबर पे कार्बन है यहाँ पे तो सिर्फ एक OH है, एक और एक ये बॉन्ड है, मतलब इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको और दे देंगे। तो 2 हाइड्रोजन इसको और दे देंगे तो इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज है। ठीक है, कहने का मतलब है ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन साथ के साथ इसमें कीटोन ग्रुप भी आ गया। इसीलिए ग्लूकोज का जो कीटोन डेरिवेटिव है वो है फ्रक्टोज। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे हमें इसकी इस पोजीशन पे हमें कीटोन ग्रुप बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये जो है इसका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, उसी तरह ये जो है ग्लूकोज में ये वाला जो है ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। अगेन डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप। फ्रक्टोज में भी हम देखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, तो ये सब क्या है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ कीटोज, तो ये इसका कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे भी ये क्या है, फ्रक्टोज का सिंगल शुगर यूनिट है। ठीक है, अब ये सिंगल शुगर यूनिट जो है किसी भी मोनोसैकेराइड का हो, ठीक है, उसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, उनको फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं, ये जो सिंगल शुगर यूनिट्स हैं दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। ठीक है, क्योंकि ये सब कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो इनको फर्दर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो शुगर अगर ये टूट भी जाते हैं तो शुगर अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देगा। ठीक है, तो उनको शुगर रहने के लिए है ना, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए टूटना नहीं है, ये फर्दर है ना हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोलाइज हो गया, अगर किसी बहुत एनर्जी दे दिया इसको हमने, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो ये अपनी पहचान को ही खो देंगे। इसीलिए यहाँ कहा जाता है दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डाइजेशन में भी जब इनका एब्जॉर्प्शन होगा तो बस ये यहीं तक तोड़े जाएंगे, इनसे ज़्यादा ये नहीं टूट सकते हैं, ये ग्लूकोज के फॉर्म में या फ्रक्टोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है,
मान लेते हैं अब हम लोग कि ये एक सिंगल शुगर यूनिट है जो ग्लूकोज है, ठीक है। अब से हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हर सिंगल शुगर यूनिट को एक सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक सिंगल शुगर यूनिट है, ये दूसरा सिंगल शुगर यूनिट है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है। अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये सब आपस में जुड़ गए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा, उन्हें हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये अकेला चीनी है ना, ये अकेला शुगर है, सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है। ये किसी दूसरे शुगर यूनिट के साथ ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी दूसरे शुगर यूनिट के साथ ज्वाइंट होता तो इसके पास क्या होता, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता, लेकिन ये तो सिंगल है, अकेला है, ठीक है। ये किसी के साथ ज्वाइंट ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं, दे डू नॉट हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एग्जाम्पल में कि इनमें 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन था, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो कि एक शुगर यूनिट को बनाने के लिए चाहिए, मतलब एक मोनोसैकेराइड को बनाने के लिए चाहिए, वो 3 होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर यूनिट में 7 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिखते हैं, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड, इट इज 3। और अगर मैक्सिमम की बात करें हम लोग, मैक्सिमम कार्बन रिक्वायर्ड, देन इट इज 7, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मोनोसैकेराइड की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, ठीक है। अगर कार्बन 1 हो या कार्बन 2 हो तो 1 या 2 कार्बन के साथ कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन 1 है ना, या फिर कार्बन का नंबर 2 है, तो एक अकेला कार्बन या 2 कार्बन मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते हैं, नो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि इनके पास अगर 3 कार्बन हो सकता है कम से कम, या फिर इनके पास 7 कार्बन हो सकता है। तो मोनोसैकेराइड के पास कितना कार्बन है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग अगेन इनका नाम रखा गया है। सपोज अगर किसी मोनोसैकेराइड के पास 3 कार्बन, ठीक है, किसी मोनोसैकेराइड के पास बेटा हम मान लेते हैं कि 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे ट्राई, और कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ट्राई। और क्योंकि ये चीनी है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो चीनी या कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ट्रायोज, ठीक है। इसी वजह से जो 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रायोज, ठीक है। अब ये जो ट्रायोज की फैमिली बन रही है, ठीक है, हो सकता है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का हो, जैसा कि हमने देखा था ऊपर में, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड था ग्लूकोज में, ठीक है, और फ्रक्टोज में जो था वो कीटोन था, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, ठीक है। मतलब 6 कार्बन है, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 3 कार्बन है, एक में एल्डिहाइड हो सकता है, एक में कीटोन हो सकता है। तो अगर 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड के पास एल्डिहाइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये इसका एल्डोट्रायोज फैमिली है, एल्डोट्रायोज, ठीक है। इसी तरह अगर इसके पास कीटोन है तो हम बोलेंगे ये कीटोट्रायोज है, कीटोट्रायोज, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो एल्डोट्रायोज है इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम लोग ग्लाइसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हमने सीखा था कि इसमें 3 कार्बन है, तो पहले हम कार्बन का 3 स्ट्रेट चेन बना लेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड है तो टर्मिनल पोजीशन पे होगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका जो सेकंड पोजीशन है, इसके सेकंड पोजीशन पे OH राइट साइड में होगा, ठीक है। रेस्ट पोजीशन पे हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे हम H, ठीक है, और इसके लास्ट कार्बन में भी यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक OH होगा, ठीक है। अब लास्ट कार्बन में 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं तो इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अब जो हम इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं एक एक करके H, एक एक करके OH, ऐसा लिखना हम लोग अब स्किप करेंगे, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर बनाना धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब डायरेक्टली हम अगर 2H आ गया तो यहाँ पे हम H2 लिख के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कीटो ट्रायोज है, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। अब इसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या सीखा हमने, पहले हमें कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लेना है। अब एल्डिहाइड है यहाँ पे, ठीक है, तो एल्डिहाइड कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा, इसके पास एक ही बीच वाला पोजीशन है, बाकी ये दोनों तो टर्मिनल हैं, तो टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी कीटोन नहीं होगा। अब एक ही पोजीशन जो बच गया है इसके पास, वहीं पे क्या होगा, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। बाकी पोजीशन पे एज पर सेटिस्फाइंग वैलेंसी हम लोग क्या कर देंगे, OH और H2 को रख देंगे। तो अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा CH2OH, यहाँ पे भी अगेन CH2OH होगा, ठीक है। तो ये इसका कीटो ट्रायोज डेरिवेटिव है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह हो सकता है कि मोनोसैकेराइड के पास 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन, तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, 4 के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे टेट्रा, और शुगर के लिए, मोनोसैकेराइड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ओज, ठीक है। तो 4 कार्बन वाले को हम लोग बोलेंगे टेट्रोज, ठीक है। अगेन टेट्रोज जो है वो 2 टाइप्स के होंगे, एल्डोटेट्रोज एंड कीटोटेट्रोज। वन इज एल्डो tetrose and another one is ketotetrose, ठीक है। अब हमें सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना है ना, इनके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जो एल्डोटेट्रोज है उसका एग्जाम्पल है इराइथ्रोज, और जो कीटोटेट्रोज है उसका एग्जाम्पल है बेटा इराइथ्रुलोज, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, स्पेलिंग में फ़र्क है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम इराइथ्रोज बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इराइथ्रुलोज, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं इराइथ्रुलोज, इसका भी एंड जो है ओस से हो रहा है, इसका भी एंड ओस से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इराइथ्र के बाद डायरेक्ट ओज आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इराइथ्रुलो कर दे रहा है, ठीक है। इराइथ्र के बाद UL आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ UL का एडिशन है, उसके बाद ओज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग 5 कार्बन वाले शुगर की बात करेंगे, ठीक है, कि कार्बन इसके पास कितना है, 5 है। अगर 5 कार्बन है, ठीक है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, पेंटोज। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटोज शुगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसे हम लोग DNA में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन क्या है, 5 कार्बन वाले शुगर के साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। अगर इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एल्डोपेंटोज बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, इट कैन बी एल्डोपेंटोज और इट कैन बी कीटोपेंटोज, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल से लीड में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है बेटा, ठीक है। तो जो एल्डोपेंटोज है इसका एग्जाम्पल है राइबोज, ठीक है, और जो कीटोपेंटोज है इसका एग्जाम्पल है राइब्यूलोज। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, तो नीट पर्सपेक्टिव से हमें राइबोज का स्ट्रक्चर देखना होगा, ठीक है। राइब्यूलोज का स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो राइबोज के स्ट्रक्चर को सीखना हम शुरू करते हैं। वही स्ट्रेटजी रहेगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5। इसके टर्मिनल पोजीशन पे हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब CHO,
ठीक है, लास्ट पोजीशन को भी हम पहले ही लिख करके काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CH2OH। अब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर जैसा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो कहाँ पे होंगे, ये इसके राइट साइड में होंगे। ठीक है, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में हम हाइड्रोजन रख देंगे। ठीक है, तो ये जो है राइबोस का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। दिस वन इज राइबोस का ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा बॉडी, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या होंगे, वो एक्वस कंडीशन में होंगे। तो इस राइबोज को अगर हम एक्वस कंडीशन में डालते हैं, एज फॉर एग्जांपल इन आवर सेल, तो राइबोज अपने इस स्ट्रक्चर को लूज कर देता है ना। ये राइबोज का ओपन स्ट्रक्चर है और वो एक तरह का रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, या देखते हैं अगर आज टाइम मिला तो आज सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसी राइबोज को हम पानी में डाल रहे हैं, इसी राइबोज को हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद कैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, अभी हम सिर्फ उस स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद ये राइबोज जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ इन बॉन्ड्स को, है ना, ये सब बॉन्ड्स हैं, तो इसका भी एक मतलब है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राइबोस का जो है रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, एंड एट द लास्ट पोजीशन इट विल बी CH2OH। ठीक है, तो हमारे सेल्स में या एक्वस एनवायरनमेंट में क्या होता है, इस तरह से राइबोस पाया जाता है ना, मतलब रिंग फॉर्म में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 12th में भी इस स्ट्रक्चर का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, सो दिस वेरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन RNA। ठीक है, इसका एक डेरिवेटिव है बेटा, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। इसका नाम क्या था, राइबोस था। अब इसका एक डेरिवेटिव है, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन DNA। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर के ये राइबोज होगा तो ये RNA में होगा। ठीक है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो इसी राइबोस का एक डेरिवेटिव है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज कहाँ होता है, DNA में होता है। ठीक है, राइबोस कहाँ है, RNA में है, डीऑक्सीराइबोज कहाँ है, DNA में। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज जो है बेटा इसी से बनता है, इसी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है तो डीऑक्सीराइबोज बनता है। होता क्या है ना, इसके नाम को पढ़िए, डीऑक्सी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन को निकाल देना। ठीक है, डीऑक्सी कहने का मतलब है ऑक्सीजन को निकाल देना। तो इसके सेकंड पोजीशन पे है ना, ये जो है इसका सेकंड पोजीशन है, ये सब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये इसका सेकंड पोजीशन है। अगर इसके सेकंड पोजीशन से हम ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो ये बन जाता है डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे हम डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर को भी बना लेते हैं। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, बिल्कुल राइबोज की जैसे है, खाली सेकंड पोजीशन से हमने एक ऑक्सीजन को कम कर दिया है। HOH, OH, CH2OH. So this is deoxyribose. This one is deoxyribose and this is present in DNA. This is Biozamane signing off.